Good morning, dear students. Dear students, in our previous lectures, we count example number 11, and in these lectures, we calculate the example number 19, and this is the last example from these chapters. And after complete this example, we complete our unit number 3. Okay, and then after, friends, our 75% syllabus is cover and complete by me. Friends, you can see on your screen example number 19, the balance sheet of Belgum Company Limited at 31st December 2010 is as follows. Liabilities, the 12% preferential capital rupees 100 each 1 lakhs, equity share capital rupees 100 is 2 lakhs, debenture 74,000, bank overdraft secured by stock 22,000, mortgage loan secured by investment 13,000, creditors 31,000, employees gratuity 25,000, outstanding salary of workmen 12,000, fixed assets 1,76,000, stock 70,000, investment 24,000, cash balance 2,16,000, total both side 4,77,000. Now additional information: the company was taken into voluntary liquidation. Prepare the liquidator's receipt and payment statement from the following information. Number 1, pay 1 year dividend on preference shares. Second, assets were realized. Fixed assets 2,50,000, stock 18,000, total 2,68,000. Number 3, creditors of mortgage loan sold the investment at rupees 225,000 and additional amount was returned to the liquidators. Remuneration on additional amount is not to be calculated. Number 1, creditors include employees provident fund of rupees 15,000. Number 5, liquidation expense rupees 3,680. Number 6, liquidators remuneration. The number 1, on the amount realized by him 5%, on the amount paid to preferential creditors 4%, on the amount paid to unsecured creditors except preferential creditors 3%, on the amount paid to preferential holders 2%, on the amount paid to equity holders 1%, and number 1, it is provided by the articles of association that after paying equity shares holders, if there is any surplus, the preferential holders are entitled to have 20% of it. तो फ्रेंड्स, अब तक हमने जितने भी एग्जाम्पल किए या हमने पढ़े हैं उससे बहुत ही अलग है एग्जाम्पल, और एग्ज़ाम की अगर नज़र से देखें तो भी ये एग्जाम्पल बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो चलिए हम लिक्विडेटर्स का जो स्टेटमेंट है उसको प्रिपेयर कर देते हैं. एग्जाम्पल जैसे हमने अपने आगे के एग्जाम्पल जैसे स्टार्ट किए वैसे ही आज हम इसको भी स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले लिक्विडेटर्स का जो स्टेटमेंट है उसको हम यहाँ पे फाइनल अकाउंट तो प्रिपेयर करते हैं. रिसिप्ट रुपीज़, पेमेंट रुपीज़. सबसे पहले हम यहाँ पे रिसिप्ट साइड पे लिख देंगे कैश और बैंक बैलेंस 2,60,000 जो हमारे बैलेंस शीट में यहाँ पे दिया गया है. उसके बाद हम रिसिप्ट साइड लिखते हैं एसेट रिलाइज. तो यहाँ पे फिक्स एसेट्स है वो 2,50,000 और स्टॉक का हमें मिला है 18,000. ओके, यानी कि 2,68,000. फिर हमें यहाँ बोला गया क्रेडिटर्स ऑफ मॉर्गेज लोन सोल्ड द इन्वेस्टमेंट एट रुपीज़ 25,000 एंड एडिशनल अमाउंट वॉज रिटर्न टू द लिक्विडेटर्स. मीन्स कि यहाँ पे हमारी एक लोन थी, मॉर्गेज लोन थी, उसके सामने हमने क्या रखा था सिक्योरिटी में, इन्वेस्टमेंट. तो इन्वेस्टमेंट जो थे उसकी 24,000 वैल्यू थी और लोन थी हमारी कितनी थी, 13,000. तो जो हमारे मॉर्गेज लोन के जो क्रेडिटर्स थे उन्होंने हमारी लोन कितने में सोल्ड कर दी, तो 25,000 और एडिशनल अमाउंट वॉज रिटर्न टू द लिक्विडेटर्स. और जो एक्सेस मनी थी, एक्सेस जो मनी थी वो क्या किया, तो वो लिक्विडेटर्स को परत कर दिया, रिटर्न कर दिया. ओके, तो सरप्लस वो कितना आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे देखा जाए अगर यहाँ पे इस सेंटेंस को हम थोड़ा सा चेंज कर दे कि क्रेडिट्स ऑफ मॉर्गेज लोन द इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट रुपीज़ 25,000, अगर इतना सेंटेंस हम कर दे तो एग्जाम्पल का पूरा जो है कैलकुलेशन वो चेंज हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे जैसे है वैसे ही करते कि यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट किसने सोल्ड किया, तो क्रेडिटर्स ने, मॉर्गेज लोन के क्रेडिटर्स ने. तो क्या हम यहाँ पे उसका सिर्फ सरप्लस लिखेंगे, सरप्लस ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो 25,000 में सोल्ड किया और हमारी लोन कितने की 30,000 की, तो कितना सरप्लस हमें मिला, 12,000. ओके, यानी कि फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर्स में क्या होगा, डैश हो जाएगा.
उसके बाद हमारा जितना भी मीन्स के हमारा जितना भी यहाँ पे रिसिप्ट इनकम था वो कंप्लीट हो गया। अब चलते पेमेंट में। तो सबसे पहले फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में हम डीएस लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो मॉर्गेज लोन थी हमारी वो फुल्ली सिक्योर्ड ही है, लेकिन उसको सोल्ड किसने किया? तो उसको सोल्ड क्रेडिटर्स ऑफ मॉर्गेज लोन ने किया, इसीलिए हमारे फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में डैश होगा, नील होगा। उसके बाद सैलरी ऑफ वर्कमैन जो हमें बैलेंस शीट में दी गई है, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ वर्कमैन 12,000। तो मैंने आपको जब इसकी थियरी पढ़ाई थी तब मैंने आपको बोला था कि सेक्शन 5 to 9 के अकॉर्डिंग बाय अगर किसी वर्कमैन की सैलरी या कुछ भी है आउटस्टैंडिंग तो सबसे पहले इसको पे करना होगा। तो यहाँ पे इसलिए मैंने एग्जांपल चूज़ किया। तो यहाँ पे वर्कमैन की अगर सैलरी है वर्कमैन की, ओके, तो वो सबसे पहले यहाँ पे हमने पे कर दी। उसके बाद पार्टी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, तो बीओडी, ये आपका सीक्रेट एडजस्टमेंट है। क्या आप देखो कि आपका बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है? तो बैंक ओवरड्राफ्ट 22,000 है। और आपको पता होगा कि अगर कोई दूसरा होता अगर, तो हम उसको अगर पैसे ना दे चलता है, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक वाले पैसे हमारे छोड़ते नहीं है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा 22,000 का है और हमारा स्टॉक कितने का है? 18,000 का। यानी कि अभी हम बैंक ओवरड्राफ्ट कितना पे कर सकते हैं? 18,000। तो हम इसके लिए फुल्ली हुए और बाकी 4,000 के लिए अनसिक्योर्ड हुए। तो हम इसको बोलेंगे पार्टी सिक्योर्ड, क्योंकि हम पूरे की पूरी जो अमाउंट है वो एक साथ पे नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको पार्टली पेड करेंगे, इसलिए इसको बोलेंगे पार्टी पेड क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे पार्टी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स बीओडी 18,000, क्योंकि हमारी जो बीओडी थी वो 22,000 की थी, लेकिन हमारे पास पैसे कितने हैं उसको देने के लिए सिर्फ 18,000, इसलिए हम उसको सिर्फ 18,000 ही दे पाएंगे। उसके बाद सेकंड की जो हमारी है पेमेंट वो है लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे हम? लिक्विडेशन एक्सपेंस जो हमें दिया गया है यहाँ पे 3,680 रुपीज़, तो हम यहाँ पे उसको लिख देंगे। उसके बाद एसेट रिलाइज, तो उसको हम 5% हम यहाँ बोला गया है कि अमाउंट रिलाइज बाय हिम, यानी कि लिक्विडेटर्स ने जो अमाउंट रिलाइज की है क्या कि इतने की है 2,68,000, तो उस पर 5%, तो 13,400। उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को अगर वो कुछ पे करता है तो उसके 4%। ओके, तो सबसे पहले हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में यहाँ पे दो पर्टिकुलर्स आएगी। एम्प्लॉइज ग्रेजुटी जो बैलेंस शीट में दी गई है 25,000 और प्रोविडेंट फंड हमें एडजस्टमेंट में दिया गया है 15,000, यानी कि टोटल 40,000। आप देख लीजिए यहाँ पे हमें बोला गया है कि क्रेडिटर्स के अंदर हमारा प्रोविडेंट फंड समाया हुआ है 15,000 और यहाँ पे एम्प्लॉइज ग्रेजुटी है 25,000, यानी कि 5 जो 5 कंडीशन थी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की वो हमें यहाँ पे याद रखनी होगी। तो उस दोनों को यहाँ करके टोटल कर दिया तो कितना हुआ? 40,000। तो 40,000 जो है वो हमारा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को हम 40,000 रुपीज़ यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, तो उस पर कितना होगा? तो उस पर होगा 4%, यानी कि 600 रुपीज़। ओके, तो उसको हमने पे कर दिया 40,000। तो यहाँ पे अब 40,000 पे 3% उसका 4% कितना हुआ? 1,600 हो गया। ओके, तो उसके बाद क्या है? डिबेंचर होल्डर्स। तो डिबेंचर 4 नंबर का पेमेंट हम करते हैं। तो डिबेंचर होल्डर्स हमारे कितने? 74,000, और उसके रिलेटेड हमें कुछ भी बोला गया नहीं है, उसके रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं है, तो हम डायरेक्टली पे कर देंगे। जितनी अमाउंट है वो डिबेंचर होल्डर्स को पे कर देते हैं। ओके, तो हम डिबेंचर होल्डर्स को पे कर देंगे 74,000, तो उनको 74,000 पे कर दिया। अब आगे चलते हैं हम। तो डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करने के बाद यहाँ पे अब आई बारी किसकी? अनसिक्योर क्रेडिटर्स की। तो अनसिक्योर क्रेडिटर्स को हमें कितना, अगर अनसिक्योर क्रेडिटर्स की जो अमाउंट होगी इस पर हमें कितना पेमेंट करना है? तो 3% हमें उसको रेम्यूनरेशन देना है। तो चलिए हम सबसे पहले अनसिक्योर क्रेडिटर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चलते यहाँ पे कि भाई क्या है। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स कितने हमारे? 31,000, लेकिन उसमें 15,000 क्या है? हमारा प्रोविडेंट फंड है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे तो अनसिक्योर क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स थे 31,000, उसमें से 15,000 हमने क्या किया? प्रोविडेंट फंड डिडक्ट कर दिया, तो अब कितना रहा? 16,000। और बीओडी तो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट था
22,000, लेकिन उसके सामने हमने स्टॉक को सिक्योरिटी में रखा था और उसके हमें कितने मिले, सिर्फ 18,000, यानी कि 4,000 कम है। तो वो 4,000 जो है वो कहाँ पे जाएंगे, अनसिक्योर क्रेडिटर्स में। तो यहाँ पे यानी कि टोटल कितने हो गए, 20,000। आपको पता होगा कि जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया तब मैंने छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको मैंने करवाए थे, ओके। इसीलिए मैंने आपको वो कैलकुलेशन करके दी थी, ताकि आप अगर लॉन्ग एग्जाम्पल में ऐसा ही सिचुएशन आए तो आप उसको समझ सकें। तो हमारे अनसिक्योर क्रेडिटर्स है 20,000, तो अब अनसिक्योर क्रेडिटर्स को हम पे कर देते हैं 20,000, ओके। उनको पे करने के बाद अब उस पर रेम्यूनरेशन कितना होगा, 3% के, तो वो होगा हमारा 600 रुपीज़, ओके। अब इतना करने के बाद देख लो कि भाई हमने सबसे पहले सैलरी वर्कमैन की दी थी, उसकी पार्टी सिक्योर्ड, लिक्विडेशन एक्सपेंस, फिर उसने जो एसेट रिलाइज की थी उस पर हमने रेमिशन दे दिया प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। उसके बाद हमने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पे किया, डिबेंचर होल्डर्स को पे किया और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे किया। अब इतना करने के बाद हमें क्या करना होगा, सरप्लस फाइंड आउट करना होगा। तो चलते हैं सरप्लस फाइंड आउट करें। सरप्लस इज इक्वल टू टोटल इनकम माइनस पेमेंट अप टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनकम साइड कि 1 2 3 4, तो इसका टोटल कितना होगा, 5,40,000। तो 5,40,000 माइनस पेमेंट अप टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो आप देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सब का टोटल होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। हम देख लेते हैं कि इसका टोटल कितना होता है, ओके। अभी हम देख लेते हैं इसका टोटल कितना होता है। तो आप देख लीजिए कि 12,000 प्लस 18,000 प्लस 368 प्लस 60 प्लस 600 प्लस 14,000 प्लस 74,000 प्लस 20,000, तो वो हो गया 1,83,280, ओके। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1,83,280। तो हमारा सरप्लस कितना रहा, तो 3,56,720 रुपीज़, ये हमारा रिमेनिंग सरप्लस रहा, ओके। तो अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के पास किसकी बारी आती है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो देखते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितने हैं। तो यहाँ पे देखा कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर हमारे जो है वो 1 लाख से, और यहाँ बोला गया है कि पे 1 ईयर डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। तो हमें यहाँ पे उसकी कैलकुलेशन करनी होगी। तो यहाँ पे चलिए सरप्लस कितना है, तो 3,56,720, उसमें से लेस सबसे पहले क्या हम डिडक्ट करेंगे, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख और प्लस उसमें क्या ऐड करेंगे, तो 1 ईयर का इंटरेस्ट 12% के आधार पे वो होगा 12,000, यानी कि टोटल हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना हो गया, 1,12,000। इतना पे करने के बाद कितनी अमाउंट रहेगी हमारे पास, 2,44,720 रुपीज़, ओके। तो चलो सबसे पहले हम प्रेफरेंस शेयर क्रेडिटर्स को पे कर देते। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे कर देंगे हम। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे किया 1,12,000। तो अब चलते कि उस पर हमें कितना परसेंटेज देना है, रेमिशन 2%। तो प्रेफरेंस शेयर पर 2%, तो 1,12,000 का 2% कितना होगा, तो वो होगा फ्रेंड्स 2,240। तो उसको पे करेंगे तो वो यहाँ पे लिक्विडेटेड रेमिशन, तो वो 2,240 क्या होगा, डिडक्ट हो जाएगा। तो अब कितना बचेगा हमारे पास, तो 2,42,480 रुपीज़ अब हमारे पास ये रिमेनिंग जो है वो सरप्लस रहेगा, ओके। तब आगे उसके बाद किसकी बारी आती है, तो उसके बाद बारी इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स कितने हैं हमारे, तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे इक्विटी शेयर होल्डर 2 लाख है और उसके रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है। तो चलिए अब इक्विटी शेयर होल्डर को पे कर देते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल हमने पे की 2 लाख, तो हमारे पास कितना रहा 42,480 रुपीज़। तो यहाँ पे कर देते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो 2 लाख। अब उस पर भी हमें 1% हमें बोला गया है कि 1% हमें क्या देना है, उसको रेम्यूनरेशन देना है। तो यहाँ पे 2 लाख मल्टीप्लाई 1%, तो कितना होगा, तो वो होगा 2,000, ओके। तो 2,000 हो गया। तो अब यहाँ पे इसको डिडक्ट कर देते हैं। तो लिक्विड रेम्यूनरेशन, तो 2 लाख मल्टीप्लाई 1% यानी कि 2,000। तो अब हमारे पास रिमेनिंग सरप्लस कितना रहा,
40,480 रुपीज़ हमारे पास अब इस सरप्लस रहा है। ओके, तो अब इतना बचा सबको पेमेंट करने के बाद। तो अब हमें यहाँ पे कुछ भूला गया है कि इट इज़ प्रोवाइड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन दैट आफ्टर पेइंग इक्विटी शेयर होल्डर्स if there is any surplus the preference holders are entitled to have 20% of it। मतलब कि अगर प्रेफरेंस होल्डर को पेमेंट करने के बाद अगर कुछ भी बचता है तो उस अमाउंट में 20% जो है वो प्रेफरेंस होल्डर उस पर अपना हक यानी कि राइट्स कर सकते हैं। ओके, तो अब हमें उसकी कैलकुलेशन करनी होगी कि जो 40,480 रुपीज़ है उसमें प्रेफरेंस होल्डर को कितना मिलेगा और इक्विटी होल्डर को कितना मिलेगा। तो द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड्स दैट आफ्टर द इक्विटी शेयरहोल्डर्स हैव पेड द अमाउंट इफ एनी अमाउंट इज आउटस्टैंडिंग द प्रेफरेंस होल्डर्स बी इंटाइटल्ड टू चार्ज 20% ऑन इट। ओके, सपोज कि टोटल रिमेनिंग सरप्लस, हम इसको निकाल देते, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। सपोज कि टोटल रिमेनिंग सरप्लस इज 100, so among these 20% entitled to preference holders and therefore 80% is entitled to equity holders। यानी कि हमारे पास 100 रुपीज़ का सरप्लस है सपोज, तो उसमें 20% अगर हम प्रेफरेंस होल्डर को देते हैं तो इक्विटी होल्डर के हिस्से में कितना आएगा, 80% आएगा। एंड ये जो 80% 20% इन दिस सरप्लस इज ऑल्सो इंक्लूड लिक्विडेशन रेमिशन। और यहाँ पे जो अमाउंट है उसमें उनका जो एडिशनल पेमेंट है उसका भी रेम्यूनरेशन यहाँ पे इंक्लूड है। ओके, तो इन दिस सरप्लस इज ऑल्सो इंक्लूड लिक्विडेशन रेम्यूनरेशन, इसमें उसका रेम्यूनरेशन इंक्लूड है। देयरफॉर फर्स्ट वी वुड फाइंड आउट द रेशियो टू डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट बिटवीन बोथ द शेयर। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो अमाउंट है वो बोथ शेयर्स के बीच में हम अगर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो हमें वो उसका रेशियो फाइंड आउट करना होगा, वो प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना होगा। तो आप देख लीजिए कि पर्टिकुलर सरप्लस परसेंटेज, रेमिशन ऑन सरप्लस परसेंटेज, रेम्यूनरेशन टोटल। तो इक्विटी शेयर जो है उसका 80% हम उनको दे रहे हैं और उस पर परसेंटेज हम यहाँ पे कितना पे किया हुआ हमें बोला गया है। तो बोला गया है कि भाई आप अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ भी पेमेंट करेंगे तो उसको 1% आप लिक्विडेटर्स को रेम्यूनरेशन देंगे, और अगर आप कुछ भी प्रेफरेंस होल्डर को पे करेंगे तो उसका 2% आप उसको रेम्यूनरेशन देंगे। तो हम यहाँ पे अब जो 40,480 रुपीज़ है उसमें से हम कितना पे कर रहे हैं, कितना इक्विटी शेयर को पे करेंगे और कितना प्रेफरेंस शेयर को पे करेंगे, उसके लिए हम वो रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें वो इक्विटी शेयर को कितना एडिशनल मिलेगा और प्रेफरेंस शेयर को भी कितना एडिशनल मिलेगा, और दोनों के एडिशनल पेमेंट के ऊपर लिक्विडेटर को कितना रेम्यूनरेशन मिलेगा वो भी हमें फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे है तो 80% पे 1% कितना हुआ 0.80, और 2 के मुताबिक कितना होगा 40। तो 80 प्लस 0.80 यानी कि टोटल कितना हुआ 80.80, और 20 प्लस 0.40 यानी कितना हुआ 20.40। ये टोटल इतना इसके रेशियो के मुताबिक, इस प्रोपोर्शन के मुताबिक हमें अब जो है वो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो सरप्लस कितना है 40,480, तो एडिशनल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट तो बोथ शेयर्स। तो सबसे पहले इक्विटी, तो 40,480 मल्टीप्लाई 80.80 अपॉन 101.20 यानी कि 32,320 रुपीज़ जो है वो इक्विटी शेयर के हिस्से में जाएगी, और प्रेफरेंस शेयर के हिस्से में जाएगी 8,160 रुपीज़। लेकिन इन दोनों अमाउंट में लिक्विडेटर्स का रेम्यूनरेशन छुपा हुआ है, तो वो हमें फाइंड आउट करना होगा। तो इन दिस अमाउंट इंक्लूड्स लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, तो लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन इज इक्वल टू ऑन इक्विटी हम कितना दे रहे हैं 1%। तो वो हमारा कि भाई अमाउंट मल्टीप्लाई परसेंटेज अपॉन 100 प्लस परसेंटेज यानी कि 32,320 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 101 इज इक्वल टू 320। ऑन प्रेफरेंस शेयर पे 8,160 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 102 यानी कि 160, इतना रेम्यूनरेशन जो है वो छुपा हुआ है। तो हम अब पेड कितना करेंगे शेयर्स को, तो इक्विटी को 32,000 और प्रेफरेंस शेयर को 8,000 आफ्टर द डिडक्ट द अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन। तो चलिए अब हम उनको पे कर देते हैं। सबसे पहले हम एडिशनल जो रेम्यूनरेशन वो पे करेंगे प्रेफरेंस शेयर पे,
तो वो 160 और एडिशनल ऑन इक्विटी पे कर देते हैं, वो होगा 320। अब उसके बाद हम यहाँ पे वो दोनों को एक साथ अमाउंट पे कर देते हैं, 32,000 और 8,000। इतना करने के बाद उनकी जो बोथ साइड की जो टोटल अमाउंट है वो हो जाएगी 5,40,000। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे आज मैंने जो एग्जांपल आपको करवाया वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप घर पे एक दो बार इसको करना, और इसके जैसे भी एग्जांपल 21 या 20 है तो आप उसको भी करना। और इसी के साथ हमारा जो यूनिट 3 था वो कंप्लीट हो गया है। ओके फ्रेंड्स, तो घर पे रहिए, सलामत रहिए, जय हिंद।